नमस्कार, मैं एजे रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। जैसा कि चुनावी माहौल में जो है वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर के काफ़ी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। काफ़ी होर्डिंगबाजी बोर्डबाजी शुरू हो चुकी है। ऐसे में हम पहुंच चुके हैं रमेश कुमार मौर्य जी के यहाँ। ये भी अपना भाजपा प्रत्याशी है और ये भी अपने पार्षद का दावेदारी किया है। जी हाँ, तो आइए मिलते हैं रमेश जी से और जानते हैं इनके चुनावी मुद्दे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं तो आपको बधाई देना चाहूँगा कि समाज सेवा के क्षेत्र में आप 30 वर्षों से लगातार तात्पर्य हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं और भगवान ने आपको एक बार क्षेत्र पंचायत सदस्य भी बनाया और जो है कि और भी काम आप कर रहे हैं समाज सेवा के लिए। इस बार भी आप फुलवरिया से वार्ड संख्या 3 से जो है आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं सभासद का। तो आप अपने जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? जनता से उम्मीद लगाए हैं और जनता रुचि भी है कि नहीं, आप अच्छे व्यक्ति हैं जिसको कि एक मौका आपको दिया जाए जी पार्षद के लिए, क्योंकि हमारा शहर में पहली बार जुड़ा हुआ है जी और जिससे कि बहुत से कमियां हैं हमारे गांव में। तो लोगों का ये है कि आप पुराने नेता भी हैं और आप समाज में शुरू से लगे हुए हैं सेवा करने के तत्पर में। तो हमने कहा कि ठीक है, आप लोग चाह रहे हैं तो हम एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे जी पार्षद के लिए। और जो भी समस्याएं गांव में है, बिजली, बत्ती, पानी, खड़ैया, गरीबों का दुख दर्द, उसको तो देखते ही हैं, उनको हमेशा सेवा किया जाएगा। इसी अध्याय पे हम लोग का सोच है कि एक मौका जनता दे और जिताए, फिर हम अपने गांव के लिए अच्छा से अच्छा विकास करने का हमेशा तत्पर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे गांव के लिए अच्छा। जी जब हमारे क्षेत्र में रास्ता पैड़ा नहीं था, बिजली नहीं थी, अपने हाथों से बिजली खींचना, ले आना और दुख दर्द गरीबों का देखना, आज भी चाहे हम रहें चाहे न रहें, लेकिन जनता का सेवा तत्पर करते रहते हैं। जैसा कि सर पहले तो यहाँ पे प्रधानी का चुनाव हुआ करता था और एक प्रधान के हक में एक छोटा सा गांव होता था अपना, क्योंकि वो एक गांव ही संभालते थे। लेकिन अब ये प्रधानी चीज़ों को हटा करके सभासद ये नगर निगम में ले लिया गया है। अब सभासद का चुनाव होने जा रहा है तो एक व्यक्ति के ऊपर जो है कई गाँवों का भार होगा। और जब गांव एक प्रधान के हक में एक गांव हुआ करता था तब जो है कि जनता का शिकायत रहता था कि नहीं कुछ काम बाकी रह गए हैं, कुछ बाकी रह गए। लेकिन अब जो है कई गांव मिला करके जो है एक आपके ऊपर भार होता है। तो कैसे मैनेज हो पाएगा इस चीज़ को, आप जरा थोड़ा सा बताएं। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए अपने से तो प्रयास था कि हमारा गांव तो खुद एक सांसद तैयार करने के लिए तैयार था, लेकिन इसमें नगर निगम की अधिकारियों को अब न जांच करते हुए बदौली गांव को भी डाल दिया जी जो कि इस गांव में जोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है जी क्योंकि खुद पहले से ही इतना बड़ा गांव है। अब उसको जाड़ देंगे तो भारत श्रीलंका की तरह एक लटका रहेगा बदौली, तो विकास तो तत्पर नहीं है पूरा, जी कोई भी नहीं कर सकता। नहीं तो हमारी सरकार जितनी पैसा देती है उतने में विकास करे तो फुलवरिया गांव में ही नहीं हो पाएगा। अब उसको हम लोग प्रयास है कि भाई बदौली गांव को किसी और में जोड़ करके केवल फुलवरिया गांव प्लस लहरतारा से लेके इमिलिया घाट तक इतना बड़ा क्षेत्र है और कम से कम 40-45 हज़ार वोटर से खुद हैं और 45% 55% वोट पड़ता है हमारे यहाँ, उतने में तो एक विधायक तैयार हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि उस गांव को हटा करके केवल मात्र फुलवरिया को ही इसको रखें जी और प्रयास है लोगों से, अधिकारियों से कहा गया है, उन्होंने कहा ठीक है इस पर हम विचार करते हैं। जी तो देखिए कब तक करते हैं। अभी कितने गांव मिला करके ये एक पार्षद का चुनाव होने जा रहा है आपके वार्ड में? जैसे 15 फुलवरिया वार्ड संख्या 3 में जो है कितने गांव अभी आ रहे हैं? 15 वार्ड है हमारे यहाँ जी 15 वार्ड में और सारे वार्ड को चिन्हित कर दिए हैं जी जिसे एक से मिलिया घाट से लेकर के लहरतारा तक। जी तो वो मिला जुला करके बहुत लंबा गांव है जी। तो खुद ही अपने आप में नहीं, मैं आपके पर्सनल वार्ड की बात कर रहा हूँ। जैसे आपका वार्ड फुलवरिया में 3 वार्ड संख्या 3 है, जी। इनमें कितने गांव हैं? इसमें एक ही गांव है, एक ही गांव है सिर्फ? एक गांव का 45,000। जी 45,000। हमको एक सवाल और बताइए, क्वेश्चन है मेरा कि जैसे इससे पहले जो भी प्रधान रहा उसने काम किस ढंग से किया? अब यहाँ की जनता को अभी किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो होते हैं जिनको राशन कार्ड की ज़रूरत होती है, लाल राशन कार्ड होता है, सफ़ेद राशन कार्ड होता है, जबकि संबंध में अपात्र व्यक्तियों को लाल दे दिया जाता है और गरीबों को सफ़ेद मिल जाता है। ऐसा कुछ मैंने देखा है अदर गाँव में। तो आपके गांव में इस तरह की समस्याएं हैं या इससे वंचित है आपके गाँव? नहीं, इस समस्या से
अवगत हम कराना चाहते हैं कि गरीब को, तमाम गरीब हैं, लेकिन उनको अभी तक जो उनको पात्र हैं उनको मिलना चाहिए जी। अब पात्र जो सर्विस वाले हैं और लोगों का पैसा दे के कार्ड बनवाए हैं वो राशन उठाते हैं ज़्यादा। जी। अब गरीब बहुत से ऐसे हैं जो लेने योग्य हैं, जी। उनको नहीं मिल पाता। जी। ये दुकानदार भी इस चीज़ को कटवा देते हैं, हम्म। क्योंकि वो जानते हैं कि ये बड़े लोग हैं, हम राशन लेने तो आएंगे नहीं। वो ठीक है, अंगूठा से लगता है, लेकिन अंगूठा लगवा लेते हैं और राशन उठाने नहीं देते। अब गरीब पात्र बेचारे परेशान होते हैं, दुकानदार तो तमाम परेशानी करते हैं कि अंगूठा नहीं लग रहा है, तो ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा है, और जाके कटवा देते हैं। अब 2 बार 3 बार राशन नहीं उठाते हैं तो पड़ जाता है। कोटेदार का यहाँ का क्या रोल है? जैसे कई गांव में मैंने सर्वे किया है, बातचीत किया है, तो समस्याएं आई है कि जैसे जिस घर में 5 सदस्य हैं या 4 सदस्य हैं, उनका 1-2 यूनिट गायब हो जाता है। पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली ये कट जाता है या कैसे होता है, इसका पता नहीं चल पाता है, कोई जवाब भी नहीं दे पाता है। तो इस तरह की समस्याएं आपके गाँव में? नहीं, कटने का कारण है ना जी। ये दुकानदार कटवा देते हैं। जी, जो कोटेदार होते हैं। कोटेदार है, जी। जो गरीब हैं बेचारे, जिनको खाने का अस्तित्व नहीं है, जी। भोजन की व्यवस्था नहीं है, विकलांग हैं, और बड़े लोगों का जो सर्विस वाले हैं उनका जो चयनित किए नहीं, जी। न जांच करते हैं, उनको राशन मिलता रहता है। सर, आप 30 सालों से राजनीति के क्षेत्र में हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। जी। आपके गांव में ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जो कि जिनके पास कच्चा मकान है, उनके पास छत नहीं है रहने के लिए, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं? तो ऐसे कंडीशन में भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि आती है जो ग्राम प्रधान के द्वारा सर्वे करके दिया जाता है, जिसको हम आवास योजना के अंतर्गत जानते हैं। तो ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं आपके गांव में जिनको आवास की ज़रूरत है? कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को नहीं मिला अब तक? और जो प्रधानी का कार्यकाल था वो कैसा चल रहा है? प्रधानी के कार्यकाल में कुछ लोगों को मिला जी। और बहुत से ऐसे पात्र कम से कम 10-15% लोग हैं जी। जी। जिनका कि अभी तक न आया हुआ है, आवास आया हुआ है, उनका राशन कार्ड बना हुआ है। सर्वे तो सही तरीके से जो ड्यूटी यहाँ करते हैं येल्लो वगैरह, वो सर्वे नहीं सही से कर पाते। जी। इनको कई बार कंप्लेन दिया गया, बताया गया, लेकिन अपनी फॉर्मेलिटी केवल पूरा करते हैं और काम नहीं सही तरीके से करते। सर, शिक्षा स्तर को लेकर के आपके गांव में क्या माहौल है? जैसे कि बहुत सारे विद्यालयों पे मैंने देखा, जैसे प्राइमरी विद्यालय होते हैं जहां पे भारत सरकार द्वारा मिड डे मील की व्यवस्था कराई जाती है, बच्चों को खाना दिया जाता है, 7 दिन में 7 तरह के भोजन देने का प्रावधान होता है, लिस्ट बाई लिस्ट। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। ग्राम प्रधान मिल करके या प्रधानाध्यापक जो है उसमें कटौती करते हैं और बच्चों को जो है ऐसा खाना देते हैं जो खाने योग्य नहीं होता है। तो ऐसी समस्याओं का सामना आपका गांव कर रहा है। टीचर अवेलेबल रहते हैं, स्कूल पे नहीं रहते हैं, बच्चे किस तरह से स्कूल अटेंड करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल्स में बताएं। तो मिड डे मील का जो व्यवस्था है प्राइमरी स्कूल पे तो कभी कभी मिलता है सही तरीके से। सभी लोग जानते हैं कि उनको जो भोजन चाहिए समय से, और हफ्ते में कौन कौन सा भोजन है एक दिन का, वो सही तरीके से मिल पाते। और छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाने के लिए जगह है अभी तक चयनित नहीं हुआ, वो किसी मंदिर पे, किसी मस्जिद पे, कि कहीं यहाँ वहाँ पढ़ाते हैं। जी। उनकी व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। जी। जी। और परेशान रहती हैं टीचरें कि कहाँ पढ़ाया जाए, कहाँ पढ़ाया जाए। तो हमने कहा भाई ज़रूरत नहीं है, सरकार नहीं व्यवस्था बना पा रही है, तो किसी मंदिर पे, किसी जगह पे व्यवस्था करके बनाइए। वहाँ भी लोग मना करते हैं कि भाई हम यहाँ नहीं पढ़ाने देंगे, बच्चे हैं, गंदगी करते हैं, ये है। तो छोटे बच्चे तो हैं, गंदगी करवे करेंगे थोड़ा बहुत, वो तो हमारा आपको दायित्व बनता है कि उनकी व्यवस्था दें, लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो प्राइमरी विद्यालय मतलब अवेलेबल नहीं है पर्याप्त मात्रा में, जितने बच्चे हैं, जितनी जनसंख्या उस हिसाब से? नहीं है, एक ही हमारा यहाँ विद्यालय है, जी। नोरिया गांव में प्राइमरी स्कूल है। जी। जी। उसी पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसी पे जो सर्व व्यवस्था होती है लोग करते हैं। जगह नहीं है, इस वजह से क्या करें। जगह हमारे फुलवरिया में बहुत है, सरकार चाहे तो निकाले, कम से कम 2-4-5 बीघा है ज़मीन मिलने के लिए, वहाँ व्यवस्था कर दें। भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा कि हर घर घर में शौचालय हो और जो है हमारा जो है देश जो है डिजिटल बने, बनारस हमारा डिजिटल बने। और इसको प्रधानी से हटा करके नगर निगम में भी ले लिया गया है, शायद इसी वजह से कि अब जो है काम बेहतर होगा पहले के अपेक्षा। तो आपको क्या लगता है कि पहले प्रधानी वाले कार्यकाल में बेहतर हो रहा था, या अब जो है नगर निगम में ले लिया गया है तो अब बेहतर हो पाएगा? और शौचालय को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं, सभी लोगों के पास है या सामुदायिक शौचालय वगैरह हैं या नहीं है, उसके बारे में बात करें। हमारे फुलवरिया में पहले तो 9 पट्टी गाँव था जी। और जो गरीब लोग थे उनको मिला है, कुछ परसेंट वंचित है जिसको नहीं मिल पाया, और कॉलोनी बन जाने की वजह से सब अपना अपना निजी बना लेते हैं। जी। जी। इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको दिया जाता है। कुछ लोग बचे हुए हैं जिनको कि देने के लिए सरकार तत्पर है, लिस्ट गई हुई है, अब उनको मिल जाए तो बेहतर है।
है कि शिक्षा को लेकर के दिक्कतें हैं, मिड डे मील को लेकर के दिक्कतें हैं और भी समस्याएं हैं। जैसे गांव में सीवर को लेकर के भी काफ़ी समस्याएं बनी रहती है, सड़कों को लेकर के, गलियों को लेकर के भी काफ़ी समस्याएं बनी रहती है। अक्सर मैंने देखा है गांव में कि नालियां जो है जाम हो जाने की वजह से पानी जो ओवरफ्लो होता है, गलियों में बिखरता है, सड़कों में बिखरता है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मान लीजिए यहाँ की जनता, इस वार्ड की जनता आपको उस पोस्ट पे खड़ा करती है, तो आप अब किस तरीके से जो है कार्य करेंगे? वैसे तो हमारे यहाँ सरकारी जितनी भी कॉलोनियाँ हैं जी वो सीवर की व्यवस्था हो चुकी है। जी नई कॉलोनियाँ हैं उनको व्यवस्था सुदृढ़ कराना है। जी और ऐसे कुछ गलियाँ हैं जिसको कि सरकार ने कागज़ पत्तर बना रखी है, अभी तक बनाई नहीं। अब प्रयास है कि भाई चुनाव हो जाए, चुनाव के बाद हमारी बेहतर व्यवस्था दे। जी हमारा यही प्रयास है कि वो सरकार से दरख्वास्त है कि वो मिले और जितनी गलियाँ बची हुई हैं उनको बनाए और सुचारू रूप से पानी अपने नदी में निकल जाए। यही हम लोग का विचार बनता है। आपके वार्ड की जनता आपसे क्या उम्मीद करती है विकास को लेकर? विकास की जनता है, अपेक्षा भी ये करती है। जी। यानी आप रहोगे छात्र, क्योंकि आप पुराने हो, एक गलियों से वाकिफ है। जी जी बिल्कुल। और नए लोग तो खाली आए हैं, उनको पता ही नहीं गली, चुनाव लड़ने के लिए तो चले आते हैं। लेकिन हम लोग तो यहाँ 40 साल से हैं, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक ज़मीन से वाकिफ़ हैं कि किसकी ज़रूरत है, कहाँ बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है। ये प्रयासरत रहते हैं कि वो दिक्कत हो। और तमाम ज़मीनें हैं और सीवर की अपना पैसा मैं लगा देता हूँ। जी जी सफाई में गरीबों को मैं अपना पैसा देता हूँ, क्योंकि जानती सरकार इतना जल्दी पैसा नहीं देगी कि आप सीवर टूट गया बनवा दो। लोग उसमें गिरते हैं, गाड़ियाँ गिरती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल जाने के लिए यहाँ पे तमाम भैंस वगैरह हैं, गंदगी बनी रहती है। जी जी। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जो टूट जाता है तो मैं अपना भी पैसा लगा देता हूँ, जितना हो सकता है सार्थक 2000, 5000, 10,000 जो भी खर्चा होता है लगा करके बनवा देता हूँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके मुझे। आपका विचारधारा बहुत अच्छा है और 30 सालों से आप राजनीति के क्षेत्र में हैं और जनता का सेवा करे किए हैं और पद पे ना रहते हुए भी जनता का जो है कष्ट को आपने दूर किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ सुन करके। मुझे फक्र हो रहा है कि कम से कम फुलवरियाँ वार्ड संख्या 3 में इस तरह के भी कोई है नेता, जो कोई है जिसको वास्तव में होना चाहिए। और मैं ऊपर वाले से यही कामना करूंगा कि आपको जो है ऊपर वाला इसके काबिल बनाए और आपको जो है पार्षद प्रत्याशी के रूप में जो है कि स्वीकार करे। और यहाँ की जनता से भी मैं अपील करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोगों के साथ हमेशा रात दिन खड़े हैं। और रमेश मौर्य जी, तो आप सब लोग सपोर्ट करके जो है, अगर आप अपने वार्ड का विकास चाहते हैं, अपने गांव का विकास चाहते हैं, तो आप इनको ही वोट करें और एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो कि आपके सुख दुख में हमेशा शामिल है और 30 वर्षों से आपकी सेवा कर रहे हैं। तो इनका हक बनता है कि आप जो है इनको उस काबिल बनाएं ताकि और भी जो समस्याएं बची हुई हैं वो भी जो है हो सके। तो सर मैं चाहूँगा कि आप अपने वार्ड की जनता को एक दीपावली पर्व आ रहा है और उसके बाद छठ पर्व आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में जो है एक संदेश दीजिए। बिल्कुल, हमारे फुलवरियाँ गांव के सभी गांववासी, माता बहनें, भाई बुजुर्ग सभी से अनुरोध है कि एक मौका मुझे दें। जो कमियां हैं पूरे फुलवरियाँ में हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और रही दीपावली के सबको शुभकामनाएँ और छठ का शुभकामनाएँ। और प्रयास रहेगा कि दीपावली पे भी हम चाहेंगे कोई दिक्कत जनता को ना हो, और छठ पे भी जहाँ जहाँ घाटों पर पूजा होता है वहाँ पे जा करके जो हो सकता है मदद करके, मेहनत करके, सफाई सुथरा में विशेष ध्यान देंगे ताकि जनता